वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के सामने क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में जो बचे हुए उसके टाइप्स हैं, उसके प्रकार हैं, वो मैं क्लियर करा रहा हूं। उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। तो बिना देरी के चालू करेंगे। चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चालू करेंगे। हमने कल क्या किया था? मैं कल आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को रोम्बस के बारे में पढ़ाऊंगा, समचतुर्भुज के बारे में, उसके बाद समलंब चतुर्भुज के बारे में। इन दोनों का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली एक लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो आप लोगों के एग्जाम में एसएससी, रेलवे और अनेक टाइप के जो एग्जाम, स्टेट एग्जाम है ना, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, जितने भी एग्जाम है इन सब में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आज बात करूंगा रोम्बस के बारे में। रोम्बस के बारे में हम बात करेंगे आज। रोम्बस, इसको हिंदी में बोलेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसको रोम्बस बोलते हैं। जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हैं, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं हैं ना वो बराबर हो। चारों भुजाएं, एक रोम्बस का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये रोम्बस ले लिया, ये एक मैं रोम्बस ले रहा हूं, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए। में थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए तो बराबर हो सकती है। ठीक है, ये एक रोम्बस है। इसको एबीसीडी नाम दे दीजिए, एबीसीडी। यह एक रोम्बस है, यह एक समचतुर्भुज है। जैसा कि समांतर चतुर्भुज में होता था ऐसे ही समचतुर्भुज में है। क्या डिफरेंस है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। रोम्बस की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं ना ये आपस में बराबर होगी। जैसा कि नाम से पता है, अगर ये भुजा मैं ए मानता हूं तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगी, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट उसका है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं ना, आमने सामने की भुजाएं वो समांतर होगी। जैसे ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी होगा। ये वाली जो भुजा है ए बी वो सी डी के समांतर होगी। दूसरा क्या होगा इसमें, जो एडी क्या होगा, समांतर होगा सीडी की। एडी समांतर होगा बीसी की। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ये लिख लीजिए आप, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और ये कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है समांतर का कि उसकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है पता है? अगला कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है कि जो विपरीत कोण होते हैं ना, जो अपोजिट एंगल होते हैं, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब समझ रहे हैं क्या कि अगर कोण डी, इसमें डायरेक्टली लिख दीजिए, कोण डी बराबर कोण बी होगा और कोण ए बराबर कोण सी। ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम में कंटेंट निकल जाता है, कोण डी का मान देगा और कोण बी का पूछ लेगा। तो समचतुर्भुज है, अगर उसमें रोम्बस में क्या होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो विपरीत कोण होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां पे दूसरा एक बना लीजिए। सपोज करिए कि ये जो
मैं ये एक रोम्बस बना रहा हूँ। हाँ, रोम्बस का एक कॉन्सेप्ट और आपको बता रहा हूँ कि रोम्बस कभी भी वर्ग नहीं होता है। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा हमेशा। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या है पता है? आकृति बराबर नहीं होगी, उनकी जो लंबाई है ना, उनकी जो लेंथ है वो बराबर होगी, ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है, एक जो आकृति बनी होती है वो क्या होती है? वर्ग। वर्ग और रोम्बस में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। वर्ग और रोम्बस में ये मैं जो लाइन खींच रहा हूं यह एक वर्ग है। इसका मतलब है कि इसकी जहां भी आप एंगल इसके पॉइंट में बनाएंगे ना, इसके बिंदु पे, ये चारों पॉइंट पे अगर आप एंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और ये किस में होता है? यह सिर्फ एक वर्ग में होता है कि इसके चारों कोनों पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं है। रोम्बस में एंगल कुछ भी हो सकता है, बस इसकी एक प्रॉपर्टी मैच करती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण वर्ग में 90 डिग्री का होता है। लेकिन रोम्बस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समचतुर्भुज में कोई भी कोण कितने डिग्री का हो सकता है? हाँ, चारों कोणों का योग, चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वो चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे चार भुजाओं से किसी में भी, समलंब चतुर्भुज में हो, समांतर चतुर्भुज में हो, या किसी में भी, ठीक है। तो रोम्बस कभी भी वर्ग नहीं होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि समचतुर्भुज है मतलब चारों भुजाएं बराबर है, वर्ग में भी होती है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका नॉमिनेशन कर देता हूँ ABCD। ये चार भुजाएं हो गई, ये चार बिंदु हो गए, ठीक है। यहां से मैं एक विकर्ण डाल देता हूं और ये दूसरा विकर्ण डाल देता हूं। तो विकर्ण हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण इस बिंदु में, केंद्र बिंदु में मान लेता हूं कि ये हमारा O बिंदु है, इस पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब समझ रहे हैं, विकर्ण एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये दोनों विकर्ण है ना, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। मतलब AC डज नॉट इक्वल BD। AC और BD आपस में बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि यह एक वर्ग नहीं है। यानी कि इसकी त्रिभुज की इस चतुर्भुज की आकृति अगर टेढ़ी हो जाएगी तो A से C तक की जो लंबाई होगी और B से D तक की जो लंबाई होगी वो दोनों अलग अलग हो जाएगी। और जब लंबाई अलग हो जाएगी मतलब विकर्ण की लंबाई अलग हो गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि AC जो है वो BD के बराबर नहीं होता है। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो AO है ना वो OB के बराबर होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। समद्विभाजित कब करेंगे? जब वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं इसलिए ये आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी है AO बराबर OB और OD बराबर OC कर दीजिए। OD बराबर OC, ये चीजें डायरेक्टली आप एग्जाम में निकल के आएगी। मैं बता रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है तो ये चीजें आपको पता होना है, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, चाहे यहां काटे और चाहे यहां काटे। ये दोनों जगह पे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है देखिए। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण के
मिलाने वाला जो बिंदु होता है, विकर्णों को मिलाने वाला जो बिंदु होता है, उस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये विकर्ण से रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? एग्जैक्ट चीजें आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाएगी। और बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि जब क्वेश्चंस कराएंगे ना, तो मैं यही इसी बेसिक से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई इश्यू होने वाला नहीं। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, लेकिन आप वीडियो पूरा वॉच करिए। जब तक आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपके समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो कंटेंट आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कंटेंट क्या बोल रहा है। एग्जैक्ट कंटेंट वो दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, उससे ऊपर का मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ और उसके नीचे भी नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा लेवल अप है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर थोड़ा अप लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग परेशान ना हो। क्लियर है? मैं बात कर लेता हूं कि अगर ये हमारे पास एक रोम्बस है, ये हमारे पास एक रोम्बस है, ये एक समचतुर्भुज है, इसके जो शीर्ष है ए बी सी डी में कर देता हूं। इसमें मैंने 2 विकर्ण बनाए हैं, ए सी और बी डी। कुछ मैं सिखाना चाहता हूं आपको, इसलिए प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया कंटेंट होगा आपके लिए। ये हमारा ओ बिंदु है। मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर एक दूसरे को विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण केंद्र बिंदु में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण होगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब तक कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा ना, तो विकर्ण आपस में समद्विभाजित नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू बराबर नहीं होगी। विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं मतलब क्या है पता है? कि यहाँ पे मैं अगर इसका नाम देता हूं D1, ये वाले विकर्ण को मैं D1 लिख देता हूं और ये वाले BD को मैं D2 लिख देता हूं। ठीक है? क्लियर है कि नहीं मैं जो समझा रहा हूं? मैं बोल देता हूं कि जो OD है ना, ये OD है वो D/2 होगा, D2/2 होगा, और जो OC होगा वो D1/2 होगा। मैं ये चीज दोनों आपको लिख के बता सकता हूँ, बिल्कुल होगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है, OB की जो दूरी है और OD की आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में समद्विभाजित करते हैं। अब मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि अगर AOB, अगर कोण AOB 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए अगर AOB 90 डिग्री है तो मैं आपसे क्या बोल देता हूं कि जो AOB अगर 90 डिग्री है, AOB अगर 90 डिग्री है, तो मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने आपको क्या सिखाया था? पाइथागोरस प्रमेय से ए भुजाएं मान लीजिए इसकी, कि पाइथागोरस ने हमेशा कहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। क्लियर है मैं क्या समझा रहा हूं? कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब ये अगर 90 डिग्री है तो मैं आपसे बोल देता हूं कि ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसका कर्ण हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस त्रिभुज को आप घुमा दीजिए उल्टा। इस त्रिभुज को जब आप ऐसा घुमाएंगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। जो 90 डिग्री है उसको मैंने O माना है, O बिंदु को आप 90 डिग्री मान लीजिए और A बिंदु ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और B क्या हो जाएगा? इसको मैं यहां से निकाल के रखा हूं कि जो OB है वो बेस मैंने मान लिया है और OA को मैंने परपेंडिकुलर माना है। AB जो है वो हमारा क्या है? A है, जो कि कर्ण है। मैं ये चीज निकाल के सिखा रहा हूं कैसे आप एग्जैक्ट चीजें निकाल सकते हैं इसलिए। ठीक है? अच्छा, अगर ये वो है ना, अगर ये 90 डिग्री है यहां से, तो मैंने क्या बोला है कि जो कर्ण का वर्ग है मतलब A² बराबर क्या होगा?
ए स्क्वायर के बराबर क्या होगा, ए बी अगर ए है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो गया। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, अब अन्य दो भुजाएं कौन सी बची है, d2 का आधा इधर होगा, अगर आधा इधर है तो आधा इधर होगा, d2/2 यहां से यहां तक की डिस्टेंस है OD बराबर, तो OB बराबर क्या होगा, d2/2 ही होगा, सीधी सी बात है। अगर OA बराबर d1/2 है तो OC बराबर d1/2 होगा, ठीक है। तो यहां से आप निकाल के लिख दीजिए कि d2/2 का होल स्क्वायर प्लस d1/2 का होल स्क्वायर, यही चीजें हैं ना जो मैं यहां से निकाल के आपको सिखा रहा हूं, यही चीजें हैं। और ये एग्जैक्ट मैं बताता हूं कि आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट। अब यहां से निकाल लीजिए आप, इसको ए स्क्वायर रहने दीजिए, d2 का स्क्वायर बाई 4 क्योंकि इसका वर्ग होगा, इन दोनों का वर्ग होगा, प्लस d1 का स्क्वायर बाई 4, ऐसा हो जाएगा। मैं आपसे कह सकता हूं, मैं आपसे ये चीज कह सकता हूं कि मैं ए बराबर अगर निकालता हूं, मैं भुजा बराबर अगर निकालता हूं तो भुजा कैसे निकाली जाएगी इसमें, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर विकर्ण दिया गया है तो भुजा आप कैसे निकाल पाए। ए बराबर मैं निकालना चाहूं यहां से तो अंडर रूट में रखना पड़ेगा मुझे हर एक चीज, d2 का स्क्वायर बाई 4 प्लस d1 का स्क्वायर बाई 4, यहां से आप निकाल लीजिए। तो ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मुझे बताइए। यहां से मैं इसको कर सकता हूं, यहां से मैं कर सकता हूं कि d1, देखिए d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। यही चीज है ना भाई, अगर मैं इसको बाहर नहीं निकालता हूं, मैं इसको डायरेक्टली करता हूं तो ये 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 4a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ क्या, मतलब कि 4 गुणे भुजाओं के वर्गों का योग, 4 गुणे भुजाओं का वर्ग, जो भुजा दी है इसमें, क्योंकि रोम्बस की चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी, इसके वर्ग का है विकर्णों के गुणनफल के वर्ग के बराबर होता है। और ये चीज डायरेक्टली एसएससी मेंस में निकल के आई है, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब तक आप कंटेंट नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग बराबर होता है 4 गुणे भुजा का वर्ग। यही चीज समचतुर्भुज में हमेशा लागू होती है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसमें 2 एरिया आती है। एक एरिया आती है कि बेस इंटू हाइट होगा, बेस इंटू हाइट, ये भी होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसका a है तो इसकी हाइट पता क्या देगा, हाइट आपको यहां से ऐसे ये निकाल के देगा कि ये हमारी हाइट इतनी। अगर हाइट है तो आप आधार इंटू ऊंचाई करके निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपकी हाइट नहीं दी गई है, अगर आपकी इसमें हाइट नहीं दी गई है तो मैं बता रहा हूं, अगर आपकी इसमें हाइट नहीं दी गई है किसमें, तो एरिया क्या होता है। अगर हाइट दी गई है तो आधार गुणे ऊंचाई लगा दीजिए, अगर हाइट नहीं दी गई है तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, ये भी इसका फार्मूला होता है। ज्यादा सरल लोग इसको मानते हैं, अगर विकर्ण दिए हैं ना तो इससे लगा दीजिए, अगर बेस और हाइट दिया है तो आप इससे लगा दीजिए। ये भी इसका फार्मूला है एरिया निकालने का समचतुर्भुज का, और वो भी इसी का फार्मूला है। क्लियर है, इससे बाहर आपके एसएससी सीजीएल के मेंस तक में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेंस में ये चीज पूछी गई थी, वहीं से उठा के मैं ये चीज करा रहा हूं। क्लियर है, तो जब तक आप एग्जैक्ट चीजें नहीं पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, और जो आपको रिक्वायरमेंट है ना वो पढ़िए। मैं बता रहा हूं कि जब तक आपको वीडियो समझ में नहीं आए एक बार में दोबारा देखिए, लेकिन ये बेसिक है, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। इससे बेसिक क्या है, मैं हर चीज बेसिक ही करा रहा हूं पहले, और बेसिक क्लियर करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, अब मैं बात करता हूं आगे समलंब चतुर्भुज के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में।
कि ट्रेपेजियम क्या है। अब समलंब चतुर्भुज क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। समलंब चतुर्भुज का मतलब है समान लंबाई की दो भुजाएं। जो दो भुजाएं है ना वो समान लंबाई की रहेगी, मतलब समलंब रहेगी। जितना डिस्टेंस पहले वाले का यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूसरे वाले का, मतलब दो भुजाएं आपस में समान लंबाई की होंगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं, उसको हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ट्रेपेजियम इसको बोलते हैं हम, समलंब चतुर्भुज भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम की सबसे बड़ी बात क्या है, दो भुजाएं आपस में समान लंबाई की होंगी। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ये हमेशा आप लोग देखोगे ना, कभी भी बुक में देखोगे ये इस टाइप का बना रहता है। देखिए ऐसे ही बना रहेगा, हमेशा देखेंगे आप, ये हमेशा ऐसे ही बना रहता है। क्यों क्यों पता है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में समांतर होती है, समान लंबाई होती है। मतलब ये भुजा और ये भुजा हमेशा बुक में देखेंगे ना तो ऐसे ही चित्र बना रहता है समलंब चतुर्भुज का। और इसको आप कहीं भी देख लीजिए, डायरेक्टली आपको समझ जाना है समलंब चतुर्भुज ही है। ऐसी आकृति ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो सकती है, आप डाउट में मत रहिए। ये भुजाएं भी कभी आपस में बराबर हो सकती है, हो सकता है वो ऐसा बना दे, ये दोनों को बराबर कर दे और इसको ऐसा कर दे, कुछ भी तो कर सकता है। लेकिन ज्यादातर बुक्स में या एग्जाम में जहां भी आता है वो आकृति जो है, वो शेप जो है ट्रेपेजियम का ऐसा बना रहता है। क्लियर है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं रहेगी। इसका नाम दे दीजिए एबीसीडी। बेसिक समझिए क्या बोलता है कि जो आमने सामने की भुजा है ना वो समान लंबाई की होगी। आमने सामने की जो भुजा है समान लंबाई की होंगी। इसको मत लिखिए, ऐसे नहीं लिखिए, ये लिखिए, डायरेक्टली लिखिए कि एडी बराबर होगा बीसी के। एडी बराबर होगा बीसी के, मतलब ये दोनों की लंबाई बराबर है। लेकिन क्या होता है, ए बी बराबर नहीं सी डी के, ए बी बराबर नहीं सी डी के। ये समलंब चतुर्भुज का यही प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की भुजाएं, यानी कि दो भुजाएं, आमने सामने की जरूरी नहीं है, आमने सामने की समान लंबाई की दो भुजाएं होंगी। दो भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो वो समलंब चतुर्भुज है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें ए बी समांतर होगा सी डी के। हमेशा याद रखिएगा कि जो ए बी भुजा है ना वो सी डी के समांतर होगा। समांतर का मतलब क्या होता है बताइए मुझे। समांतर से दो चीजें आपको याद रखना है, पता है क्या, कि समांतर से मैं मान लेता हूं कि इस बिंदु से मैं चलता हूं और इस बिंदु से इस बिंदु तक जो डिस्टेंस है ना, इस सीडी के इस बिंदु से लेके और एबी के इस बिंदु तक जो भी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस सीडी से लेके और एबी की इस बिंदु तक होगी। मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में बराबर होगी, उसी को समांतर बोलेंगे। समझे, अगर मैं एक सीधी लाइन उन दोनों के बीच में अगर खींचूंगा तो उनकी जो दूरी है ना वो एकदम बराबर रहेगी। क्लियर है क्या मैं क्या समझा रहा हूं, यानी कि दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी तो क्या होता है कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं, एक लंब डालता हूं सीडी से एबी में, तो जो डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस इसकी होगी। क्लियर है, इसीलिए बोला जाता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समान लंबाई की होगी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक, अब इसकी एक चीज और देख लीजिए, मान लीजिए ट्रेपेजियम है, ऐसे बना लीजिए, ये मैं एक ट्रेपेजियम और बना देता हूं।
जो छोटी छोटी चीजें आपको समझ में नहीं आए ना, तो पहले छोटी छोटी चीजें क्लियर करिए। कि जैसे मैं कल बताया था आसान्य पूर्ण आसान्य भुजाएं, मैं बता रहा हूँ कि जो समांतर बोल रहा है वो क्या चीज है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। लंबवत बोल रहा है वो क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये कंफर्म नहीं है तो मैं कुछ भी बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, ए बी सी डी यह एक ट्रेपेजियम है। यहाँ पे देखिए इस ट्रेपेजियम में मैं दोनों का मध्य बिंदु कर देता हूं, एडी का मध्य बिंदु कर देता हूं ई, और बीसी का मध्य बिंदु कर देता हूं एफ। क्लियर है? एबी एडी का मध्य बिंदु ए और बीसी का मध्य बिंदु मैंने एफ किया है। मैंने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया है। ये दोनों बिंदु जब आपस में मिलाते हैं तो पता क्या होता है कि जो मध्य बिंदु इसके है ना, अब मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, मतलब कि इस भुजा बीसी को जो एफ है ना, ये दो भागों में विभाजित करेगा, और ये एडी भुजा है उसको ई ये दो भागों में विभाजित करेगा। जितना भाग ये उतना भाग ये रहेगा। क्लियर है? अब ये असमांतर भुजाओं वाला जो सिस्टम है, जो असमांतर भुजाएं हमारे पास है, समांतर नहीं है वो भुजाएं, तो असमांतर भुजाओं वाला असमांतर भुजाओं का मध्य बिंदु, असमांतर भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं असमांतर हैं। एडी जो है वो बीसी के समांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आगे चलकर थोड़ा टेढ़ी होगी, फिर ये चलकर थोड़ा टेढ़ी होगी, लास्ट में जाके ये कहीं ना कहीं आपस में टच कर जाएगी। समांतर का मतलब है कि उनकी हमेशा समान दूरी रहे, जैसे ए बी और सी डी की समान दूरी है, और समान दूरी रहेगी, वो कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं। उसको क्या बोलते हैं? समांतर भुजाएं बोलते हैं। क्लियर है? असमांतर भुजाओं का मध्य बिंदु क्या है? ई एफ। असमांतर भुजाओं का मध्य बिंदु क्या है? जो ई एफ है ना, ई एफ किसके बराबर होगा पता है? ए बी प्लस सी डी का आधा। जो ई एफ की डिस्टेंस है ना, ई से एफ तक की जो डिस्टेंस है वो ए बी प्लस सी डी का आधा होगा। मतलब ए बी का जो डिस्टेंस है और सी डी का जो डिस्टेंस है उसका आधा क्या होगा? ये ई एफ होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो मध्य बिंदु है वो दोनों को हाफ डिवाइड करता है। क्लियर है मैं क्या समझा रहा हूं? मतलब दोनों को दो भागों में विभाजित करता है ये जो मध्य बिंदु है। ठीक है? अब इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो अगर मैं इसकी हाइट दूंगा तो मैं यहाँ से कोई बिंदु ऐसे पुट करके यहाँ पे दूंगा जिसको मैं जी दे देता हूं, और इसकी एक हाइट होगी। अगर इसमें हाइट दिया है तो एरिया आप निकाल लीजिए। एरिया निकालने का इसका फार्मूला क्या है? समलंब चतुर्भुज का 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सा है? ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट गुणे ऊंचाई होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, और यही इसका फार्मूला है। इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आता है। जितनी चीजें आ रही थी वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। असमांतर भुजाओं का मध्य बिंदु डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, इसकी दूरी पूछता है अगर, तो वो दूरी क्या होती है? दोनों भुजाओं का योग बटे 2 कर दीजिए, इसकी यहां से लंबाई आ जाएगी। ठीक है? तो आज से आप लोगों का जो चतुर्भुज के जितने भी टाइप थे वो मैंने करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करा दिया है। कल से मैं इन सब के क्वेश्चंस रैंडमली लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपने ऐसा सोचा होगा कि ये पेपर में आ सकता था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। तो मैं वो क्वेश्चन छांट के कराऊंगा जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के जरूरी है, जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है, वो चीज मैं कराऊंगा। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।